हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकेंड क्लास होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और वो जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगस्त 1917 को हमारी जो गवर्नमेंट थी, दैट मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने डिक्लेयर किया कि ये हम जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंडियन सिटीजन को सौंप के इस कंट्री से चले जाएंगे। तो वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे, वो धीरे धीरे कि दैट मीन्स कि मान लीजिए वाइसराय के काउंसिल में पहले एक आदमी आए, दो आदमी आए, फिर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर बड़े जो आते थे बाहर से प्रोविंस को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो किसी प्रोविंस में वो इंडियन आदमी को उस प्रोविंस में एडमिनिस्टर करने के लिए दे दिया गया। तो दैट मीन्स ये ग्रेजुअली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उसी में हम लोगों ने डायरेक्ट सिस्टम पढ़ा था, कैसे प्रोविंस के लिए दो सब्जेक्ट होता था, ट्रांसपेरेंस रिजर्व सब्जेक्ट। देन बाइकैमरलिज्म स्टार्ट हुआ था। देन काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस एंड लोअर हाउस फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक चीज़ हुई थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट हुआ था वो 1926 में। और ये जो ली कमीशन एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसी के अकॉर्डिंग ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट हुई थी। फिर आपको पता होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था उसमें 6 में से 3 मेंबर जो है वो इंडियन होंगे, ये बात की गई थी। लेकिन जो कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिश ही थे। उसके बाद एक कमेटी बनने वाली थी, ये जो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके 10 साल के बाद दैट मीन्स 1929 में कमेटी बनती जो इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करती कि हमारा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ और उसमें क्या फ्लॉज हैं जिससे हमें बदल कर कुछ नया और कुछ बेहतर लॉ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए 1929 में 10 साल के बाद एक कमेटी बनती है और उस पर इंक्वायरी होती, इस बारे में बात हुई थी। लेकिन आपको पता होगा कि वो कमेटी 1927 में, नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप में गठित हो गई थी, और जिसका काफ़ी ज़्यादा विरोध काफ़ी विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि ये 7 मेंबर कमेटी थी, उसमें एक भी इंडियन नहीं थे। तो इंडियन पब्लिक ने काफ़ी डिमांड की, ये हमारा लॉ है, इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियस है। आपको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में ये कहा गया था कि एक होता है कि रिस्पॉन्सिबली हम ट्रांसफ़र करेंगे पावर को, तो ये तो बात हो ही नहीं थी। तो यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र करने की चीज़ें आप ऑब्वियस दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर जो कमीशन बनी इसमें सर जॉन साइमन थे और उसके 7 मेंबर कमेटी जो थी उसमें एक भी इंडियन नहीं था। ऑब्वियस इंडियन लॉ बन रही है तो कुछ तो इंडियन लोग होने चाहिए ना, ताकि उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉ नियम इम्प्लीमेंट किया जा सके। और फिर उन्हें इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे काला कानून वगैरह कहा जाता था। फिर काफ़ी विद्रोह हुए थे साइमन कमीशन को लेकर। फिर 1913 में इसने रिपोर्ट सबमिट की, इसने कुछ इंपॉर्टेंस है डायरकी को अबॉलिश करने के बारे में बात किया कि एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये 1917 में कहा ग्रेजुअली देंगे। तो इसने कहा कि अभी टाइम लगेगा, दैट मीन्स कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो पावर ट्रांसफ़र पावर की बात हुई थी वो उसको समय लगेगा। उसने इस रिपोर्ट में ये गवर्नमेंट को सौंपी। फिर कम्युनल इलेक्ट्रोड को जो है मतलब कि वो कम्युनल इलेक्ट्रोड वो लगातार चलता रहेगा, दैट मीन उसको भी एबॉलिश करने वाली बात नहीं हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा इंडियन काउंसिल एक्ट जो हमारा आया था 1909, जिसमें मुस्लिम को एक सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड दिया गया था। और मिंटो वी कॉल देम द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये सारे प्रपोजल थे। और ऑब्वियस है प्रपोजल आने के बाद एक कमेटी बनी जिसे हम 3 राउंड टेबल के नाम से जाना जाते हैं। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, एक 12 नवंबर 1930, एक 7 सितंबर 1931 एंड 17 नवंबर 1932। और ये कॉन्फ्रेंस में आपको पता होगा कि
महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और ये लंदन में हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि एक राउंड टेबल था कॉन्फ्रेंस, ऐसा कुछ नहीं होता था। अलग अलग कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाते थे और एक जो हमारे साइमन कमीशन जी ने सजेशन दिए थे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके बारे में डिस्कस किया जाता था, उसको बेहतर तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, या फिर उसमें कुछ फ्लॉज है तो कैसे उन्हें अडाप्ट करके फिर से एक प्रॉपर लॉ के रूप में बनाया जाए। तो एक वही है, एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बनाया गया ताकि तीनों मीटिंग करने के बाद, और वही लीड करता हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे ये होता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा कानून संविधान का 1935 से लिया गया है। इस बीच में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, एक कम्युनल अवार्ड जिसको अगस्त ऑफर भी बोलते हैं, वो 1932 वाली। तो इसमें ये हुआ कि ब्रिटिश पीएम थे मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड, उसने ये कहा कि कम्युनल इलेक्ट्रोड जो है उसको बढ़ाया जाए। दैट मीन्स पहले रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ मुस्लिम था, इस बार बात किया गया कि सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, साथ में एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, साथ में डिप्रेस्ड क्लासेस। ये तो कम्युनल इलेक्ट्रोड को और इंक्रीज करना चाह रहे थे, ताकि ऑब्वियस है कि आप अब ऐसे सोसाइटी को डिफरेंस वर्गों में बांटकर उस पर राज करने की कोशिश करना चाह रहे थे, ताकि ऑब्वियस है अब बढ़ जाएगी सोसाइटी तो उसको कंट्रोल करना वो इजी पड़ेगा। तो इसलिए कम्युनल इलेक्ट्रोड को और एक्सपेंड करने की कोशिश की कि कम्युनल अवार्ड जो था हमारा मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो उसके गांधी जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए इनको लेकर कि ये काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे मूवमेंट को। तो इसीलिए वो गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ अरवदा जेल जो था वहाँ पे वो आमरण अनशन पे गए थे कि ये हटाना पड़ेगा। और वो उसी के चलते लीड पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुए थे। उसमें फिर कहा गया कि डिप्रेस्ड क्लास को वो कम्युनल इलेक्ट्रोड नहीं होंगे, बस होगा कि उन्हें पर्टिकुलर सीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि पर्टिकुलर यहाँ पे मान लीजिए आपका सीट प्रॉपर अगर 10 है, 10 में 4 एससी के लिए रिजर्व होंगे। तो इस बारे में मैकडोनाल्ड ने 71 कम्युनल इलेक्ट्रोड सीट रिजर्व की थी एससी के लिए। तो लेकिन वो था कम्युनल इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स कि एससी लोग सिर्फ एससी को ही वोट देंगे, तो ऑब्वियस सोसाइटी वहाँ ईजिली बढ़ जाती है। तो गांधी जी ने ये पूना पैक्ट साइन किया, उसमें उसने एससी शेड्यूल कास्ट के लिए, दैट मीन्स डिप्रेस्ड कास्ट के लिए कहा कि हम 148 सीट देंगे, बट दिस इज़ नॉट कम्युनल इलेक्ट्रोड। ये पर्टिकुलरली जैसे सभी लोग, जैसे हिंदू एक साथ लड़ रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी एक साथ लड़ रही है, तो 148 सीट विल बी रिजर्व फॉर द एससी। दैट मीन्स वो नहीं था कि एससी लोग सिर्फ एससी को ही वोट देंगे, सभी लोग वोट देंगे, बट 148 सीट विल बी रिजर्व फॉर दैट। तो ये किया गया था। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है 1935, एज वी नाउ की सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और इसमें 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। डायरकी हटा दिया गया, अब लिस्ट बनाया गया, जिसमें फेडरल लिस्ट में 59 आइटम थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 है, और रेसिडेंसी पावर जो वाइसराय के पास था। बट फेडरेशन, ये जो हमारा फेडरेशन बनाने, ऑल इंडिया फेडरेशन जो बनाने की कोशिश की, जिसमें प्रिंसली स्टेट या ब्रिटिश प्रोविंस थे, तो ये कभी हुआ नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट कभी ये ज्वाइन किए ही नहीं इसको। फिर बाइकैमरलिज्म जो है 11 प्रोविंस में 6 स्टेट में बाइकैमरलिज्म था, चाहे बम्बे हो, फिर बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, या यूपी, अभी भी 6 स्टेट में है। फिर 15 मेंबर जो एडवाइजरी काउंसिल जो थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस किया जाता था, वो कैंसिल कर दिया गया। अब ये हुआ कि सेक्रेटरी जब इंडिया आता था, उसके साथ पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आप उनको एडवाइजरी बॉडी दे दी जाती थी, और आके वहाँ पे वो काम करते थे। फिर आपको पता होगा 10% पीपुल जो है
वो वोटिंग, सॉरी ये वी है, ये वोटिंग राइट्स मिलना स्टार्ट हुआ। फिर आरबीआई स्टेबलाइज्ड हुई 1 अप्रैल 1935 को, फिर फेडरल कोर्ट 1937 में। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रूल एंड रेगुलेशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। दैट मीन्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। देन आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फिर बहुत सारा मूवमेंट हुआ, तो अब लगा कि ब्रिटिश को यहाँ इंडिया छोड़ देना चाहिए। तो उसने ये कहा कि पास कर दिया कि 5 जुलाई 1947 को, एंड रॉयल असेंट गॉट द 18 जुलाई 1947 एंड व्हाट इज दैट्स कि ऑन फरवरी 29 क्लेमेंटली बोलते हैं कि हम जून 30 को 1948 को हम इंडिया छोड़ देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन पीपल को दे के विल गो देयर फ्रॉम हियर। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 5 जुलाई 1947 को पास हो गया और रॉयल असेंट 18 जुलाई 1947 को हो गया। लेकिन आपको पता ही होगा शायद बहुत सारा मूवमेंट, तो और फिर पार्टीशन वाली सिनारियों के कारण ब्रिटिश को काफ़ी नुकसान हो रहा था यहाँ। तो फिर उसने तो पता है 15 अगस्त को ही यहाँ से छोड़ने का निर्णय लिया था। तो उससे पहले माउंटबेटन प्लान, जिसको पार्टीशन प्लान कहते हैं, 3 जून 1947 को ये बनी थी। और इसने पार्टीशन करने की कोशिश की माउंटबेटन में कि इंडिया पाकिस्तान दो भागों में कैसे बांटा जाए। और इसने एक चीज़ किया, माउंटबेटन प्लान में ये क्या गया था, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अप्लाई टू दोज कंट्री विच इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। दैट मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1935 तक, कि वो रूल रेगुलेशन जो बने थे ऊपर से नीचे तक जितने सारे अलग अलग टाइम पे, वो हमारा जो दूसरी कंट्री बनेगी, दैट मीन्स वो पाकिस्तान बनेगी, वो फ्री है। अगर वो फॉलो करना चाहता तो ठीक है, नहीं करना चाहता तो वो भी ठीक है। ऑब्वियस है, अबॉलिश हो गया वाइसराय का ऑफिस। लेकिन ये गवर्नर जनरल जो है ईच डोमिनेंट के लिए अपॉइंट करेगी ब्रिटिश की, जब तक प्रॉपर तरीके से होता है ना कि एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने के बाद प्रॉपर एडवाइस एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से जब तक ना चले। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया की बात करेंगे, ऑब्वियसली फ्री इंडिया की बात करेंगे, तो वो थे हमारा माउंटबेटन। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये भी कहा गया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, लगभग 550 के आसपास, 534 या 36 के आसपास थे, तो कि वो या तो उन लोगों को फ्री कर दिया कि या तो वो इंडिया ज्वाइन करे या तो वो पाकिस्तान, वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया, जो रॉयल टाइटल दिया गया था, वो आपको पता होगा 1858 जब हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858, उसी टाइम रॉयल टाइटल दिया गया था। और इसी के अकॉर्डिंग ये हुआ था कि हमारा इंडियन लोग भी ब्रिटिश सिटीजन थे, लाइक दैट। तो ये ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, और इसके कारण ये क्या हुआ, इंडिया गॉट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश। और वो अब इंडियन पीपल ब्रिटिश सिटीजन नहीं रहे, इंडिया विल गेट देयर ओन सिटीजन, दैट इज़ इंडियन सिटीजन। फिर आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट बने थे। वो 1946 में जवाहरलाल नेहरू थे एक्सटर्नल अफेयर थे, वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर, होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, जॉन मथाई इंडस्ट्री थे, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस में थे, बाबा जी वर्क्स माइंस एंड पावर, लियाकत अली खान फाइनेंस, अब्दुल राब निश्तार जो थे पोस्ट एंड एयर, आसिफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, राजगोपालाचारी जी एजुकेशन एंड आर्ट्स मिनिस्टर थे, गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर थे। फिर फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया जो बनी वो थी ये, जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, एक्सटर्नल अफेयर थे एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक इश्यूज, सरदार वल्लभ भाई स्टेट होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, आपको पता होगा ये स्टेट मिनिस्टर थे। और उसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने में। राजेंद्र प्रसाद
फूड एग्रीकल्चर थे, जॉन मथाई रेलवे ट्रांसपोर्ट, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह यहाँ भी डिफेंस थे, बाबा कॉमर्स, आर के शनमुगन चेट्टी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद जी इंडस्ट्री एंड बी आर अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे। चलिए, अब वो इलेक्शन के बाद वो बनी थी हमारी इंटरिम गवर्नमेंट। और फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट कैबिनेट जो बनी थी ये हमारी थी। ये याद कर लेना, कभी कभार पूछ ही देता है पर्टिकुलर चीज। अब बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी वो आपको पता है उसका सिंबल था एलिफेंट। अब पार्शली इलेक्टेड थी एंड पार्शली नॉमिनेटेड। आपको पता होगा 1947 में 46 में इलेक्शन हुए थे। तो टोटल स्ट्रेंथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 389 थे, इसमें ब्रिटिश इंडिया 296 एंड प्रिंसली स्टेट इज 93। तो 292 फ्रॉम 1946 में इलेक्शन में हुए थे। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 सीट थे, मुस्लिम लीग के 73 है, इंडिपेंडेंट 415 थे। 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस था वो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। फिर आपको पता होगा कि पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान एक्सक्लूजन टोटल 299, ब्रिटिश इंडिया 229 एंड प्रिंसली स्टेट 70 थे। आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कैबिनेट मिशन जब आए थे, लॉरेंस आए हुए थे, क्रिप्स थे, तो 3 लोगों की कमेटी थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग के बाद बना था। तो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई दिसंबर 1946 में और इसमें 211 मेंबर सम्मिलित थे। अब ऐसा मीटिंग हुई तो किसी को प्रिसाइड तो करना पड़ेगा, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे, वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में फिर इलेक्शन हुए, वहीं पे ऑब्वियस है पर्टिकुलर लोगों, वही 211 लोगों में से फर्स्ट प्रेसिडेंट सभी लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना। वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया 22 जनवरी 1947 और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया 13 दिसंबर 1947 एंड 22 जुलाई 1947 को यूनिवर्सली अडॉप्ट कर दिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट मीन्स कि हम ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो दैट मीन्स क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए, क्या लॉ होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्री चलेगा। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, दैट मीन्स समरी क्या होगी, दैट मीन्स लाइक कि फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लाइक दैट। इंडिपेंडेंसी लोगों को मतलब एक मोरल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लोग अपना मन से जो करे कर सके, बट देर इज उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। ये रूल एंड रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक दैट कि लोग ऑब्वियस है फ्रीली अपना काम कर सके। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, जैसे बोलने की राइट्स है, तो ऑब्वियस है कि वो गवर्नमेंट अगर कुछ बुरा करते या फिर कोई बुरा लॉ लाते तो वो बोले, ताकि ऑब्वियस है वहाँ गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, फिर उस लॉ में फेरबदल किया जा सके। तो उसके लिए वही है ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। आपको पता ही होगा कि असेंबली जो होता है हमारा फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी भी था पार्लियामेंट का ऑफ फ्री इंडिया। और ये होता टिल नवंबर, ये देखिए टिल नवंबर 26, 1949 तक ये वर्क की थी। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में वर्क कर रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते थे प्रेसिडेंट, जब लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप तो जी.बी. मावलंकर जी। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था। उसके बाद ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भंग कर दी गई, लास्ट 24 जनवरी 1949 के बाद से 24 जनवरी 1950 के बाद से ये जब तक नहीं फर्स्ट इलेक्शन हुए वो एक नॉर्मल पार्लियामेंट के रूप में वो असेंबली में बैठे थे और नियम कानून, अगर इम्पोर्टेंट कोई कानून बनाना हो उस दौरान तो वो क्रिएट करते थे।
और वो जब तक पहला इलेक्शन नहीं हो गया तब तक एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी वो लोग वर्क करते रहे। आपको पता कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज ए प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी से फर्स्ट इलेक्शन के बीच में होता है। और टोटल एक्सपेंडिचर आया था 64 लाख कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट सेशन जो था वो हमारा 24 जनवरी 1950 था। Obviously, we got adopted on 26 January 1949. Okay, we got 1949। और प्रेम बिहारी नरेन रेजदा जो था कैलीग्राफर था, वो स्टाइलिश तरीके से लिखा हुआ था, वो इंग्लिश कैलीग्राफर थे। एंड वसंत कृष्ण वैद्या जो है हिंदी कैलीग्राफर थे। नंद लाल बोस एंड बेचर राम मनोहर सिंह डेकोरेटिव आर्टिस्ट थे, वो बहुत सारा डेकोरेट, आप उसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। और चीफ आर्किटेक्ट ऑब्वियस हमारे BR अम्बेडकर थे, तो वही ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर थे। वो ड्राफ्टिंग में बनी कब थी? 29 अगस्त 1947। ये बिहार में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, कमेटी बनी कब थी। कमेटी बनी, फिर ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ को प्रपोज किया गया फरवरी 1948 में, वो पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ, उसकी मीटिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग हुई 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948। ओके, देन दूसरा, फिर उसमें बहुत सारा ऑब्वियस सजेशन दिया गया कि ये गलत है वो गलत है। देन फिर से एक ड्राफ्ट दिया गया, वो सेकेंडली ड्राफ्ट किया गया अक्टूबर 1948 में, ड्राफ्ट फिर से तैयार किया गया। और सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949 तैयार किया गया रीडिंग। उसके बाद फिर से मॉडिफाई करके 26 नवंबर 1949 को पास किया गया। ओके, रेटिफाई द इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ मई 19, ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल फ्लैग हम लोगों ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग ऑन जनवरी 24 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट 24 जनवरी 1950 से। नेशनल एंथम भी हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। देखिए कमेटी बनी थी, कमेटी एंड चेयरमैन। तो यूनियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी था, वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्लस स्टेट कमेटी प्लस यूनियन पावर कमेटी थे हमारे जवाहरलाल, रूल ऑफ प्रोसीजर या फिर स्टेयरिंग कमेटी प्लस एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद दी थे। सब कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स के, जैसे JB कृपलानी वगैरह था। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑब्वियसली 29 अगस्त 1947 को बनी थी, 141 दिन लगे थे। ये मेन लीडर थे BR अम्बेडकर, देन अयंगर, देन अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, फिर N माधव राव थे जिसको रिप्लेस बाय BL मित्तर बाद में, TT कृष्णमाचारी थे एंड DP खैतान बाद में इसको रिप्लेस किया था। जो हमारा पहला आर्टिकल 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 1 प्रियम्बल था। ये लाहौर सेशन के बारे में आपको पता ही होगा, हम लोगों ने पूर्ण स्वराज, इसीलिए 26 जनवरी को हमने वो ना पास किया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज को लेकर झंडा फहराया था कि हम लोग आज़ाद हैं। क्रिटिसिज्म क्यों कहा गया था? बहुत सारे क्वेश्चन कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, ऑब्वियस है, बहुत सारा नॉमिनेटेड बॉडी था, सॉवरेन बॉडी भी नहीं था, ऑब्वियस है। उस टाइम इंटेलेक्चुअल लोग ज़्यादा जो इंडियन मूवमेंट में सब थे, आगे थे, वही लोग लगभग बना रहे थे। टाइम कंज्यूमिंग ये सब, डोमिनेट बाय हिंदू, ये सब चीज़ें बात कर रहे थे। फिर इंपॉर्टेंट सर BN राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, दैट लीगल एडवाइस थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। फिर HBR अयंगर जैसे सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे। SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थे। BO रामानुज सिन्हा, ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ देता है। एल्यूमिनेट या ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट द ओरिजिनल प्रियम्बल, देखो एल्यूमिनेटेड था ये प्रेम बिहारी नरजदा, उसने आपको पता है कैलीग्राफर थे, तो उसको सजाने में BO रामानुज सिन्हा ने बहुत काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन को एक किस तरह से प्रॉपर शेप दिया जाए, कोई अच्छा फिगर बनाया जाए। और बहुत सारी कमेटी भी थे, माइनर कमेटी है, लिंग्विस्टिक हो गया, इसके दार को पता ही होगा।
के फाइनेंस, स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, हाउस कमेटी पी सत्तरमैया, हाउस ऑफ बिजनेस कमेटी के मुंशी। ये सब आप याद कर लेंगे क्योंकि पूछा जाता है। चलिए थैंक यू, अब मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज़ कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेने की और लोगों को, दोस्तों के साथ साझा करने की कोशिश करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके कि ये स्टार्टिंग है और मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। प्लीज़ सपोर्ट करते रहें।